नेक्स्ट है। तो आज बेसिकली हमने अपना फिजियोलॉजी चैप्टर 14 का जो है वो पार्ट 2 स्टार्ट करना है सर्कुलेशन का। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है दैट इज़ बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द सर्कुलेटरी फंक्शन। तो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सर्कुलेटरी फंक्शन में उन्होंने 3 बेसिक अंडरलाइन प्रिंसिपल्स जो है वो डिस्कस किए हैं। फर्स्ट इज द ब्लड फ्लो, देन वी हैव द कार्डियक आउटपुट एंड देन द आर्टीरियल प्रेशर। तो सबसे पहले ब्लड फ्लो जो होता है वो उसकी डिफाइन वैसे आगे हमारी बुक में भी है, लेकिन मैं आप लोग को बता देती हूँ। Blood flow is the quantity of blood that passes a given point in a circulation in a given period of time। मतलब वो अमाउंट ऑफ ब्लड जो एक गिवन पॉइंट ऑफ सर्कुलेशन पे गिवन फॉर एग्जांपल 1 मिनट में या गिवन पीरियड ऑफ टाइम में पास करता है, उस फ्लो को, उस अमाउंट ऑफ ब्लड को हम ब्लड फ्लो कहते हैं। और ये मेनली कंट्रोल होता है टिश्यू नीड से, इसके अलावा कार्डियक आउटपुट से, नर्वस कंट्रोल से, और हमारे हार्मोन्स भी कहीं हद तक रोल प्ले करते हैं, लेकिन मेजरली अकॉर्डिंग टू द टिश्यू नीड्स ही ये कंट्रोल होता है। अच्छा, अब इसमें ये होता कैसे? तो बेसिकली हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं उनको जो है उनकी डिमांड होती है। जब हम रेस्ट कंडीशंस में होते हैं तो उनकी डिमांड और होती है, जब हम एक्टिविटी कर रहे होते हैं या कोई स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज होती है, या जब हम एक्टिव होते हैं तो इनकी डिमांड और होती है। जब भी हम एक्टिव होते हैं तो उनकी जो सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स है या जो डिमांड फॉर न्यूट्रिएंट्स है वो 20 to 30 टाइम्स दैन द रेस्टिंग लेवल बढ़ जाती है। लेकिन अब मसला ये है कि कार्डियक आउटपुट जो है वो मेनली भी अगर बहुत ज़्यादा हाई भी कंडीशन हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 to 7 टाइम्स हायर हो सकती है रेस्टिंग लेवल से, लेकिन जो डिमांड है वो तो 20 to 30 टाइम्स इंक्रीज कर गई है। तो भाई अब इसको कैसे हम कंपनसेट करेंगे? तो इसलिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि ब्लड फ्लो को बॉडी के हर पार्ट पे, मतलब क्योंकि हमने तो ये कहा पहले बात की कि कार्डियक जो आउटपुट है वो तो सेम है, दैट इज़ 5 लीटर। अब हमारे पास अगर सीरीज में सारे हमारे पास बॉडी के सारे ऑर्गन्स या बॉडी के सारे टिश्यू सीरीज में कनेक्टेड होंगे तो दैट मीन्स द सेम अमाउंट ऑफ ब्लड विल पास टू द सेम ईच ऑर्गन। तो ये तो हो नहीं सकता। अगर फर्स्ट करो हम सिर्फ मसल्स कोई ऐसी एक्टिविटी करें जो सिर्फ मसल्स के रिलेटेड है और हमारी मसल्स की फर्स्ट करें हम डंबल्स उठा रहे हैं और हमारे सिर्फ मसल्स जो स्केलेटल मसल्स हैं ये हमारे बाइसेप्स और ट्राइसेप्स इनको चाहिए, सिर्फ इनकी जो डिमांड है वो इंक्रीज हुई है। तो इस केस में हम अपने बॉडी के सारे ऑर्गन्स को तो नहीं बढ़ा देंगे, हम अपने ब्रेन को भी ब्लड सप्लाई बढ़ा देंगे, बाकी ऑर्गन्स को भी ब्लड सप्लाई बढ़ा देंगे, कार्डियक आउटपुट तो सबकी, क्योंकि कार्डियक आउटपुट तो बढ़ गई। नहीं, ऐसा नहीं होता। इसलिए जो ब्लड फ्लो होता है वो कंट्रोल होता है टिश्यू नीड से। कैसे? जो हमारी आर्ट्रियोल्स होती हैं दैट वेजोकंस्ट्रिक्ट एंड वेजोडाइलेट, जो आगे जो कैपिलरीज के अंदर है वो टिश्यू का या ब्लड का फ्लो कंट्रोल करती हैं, और ब्लड के फ्लो कंट्रोल करके वो जो उसकी जो डिमांड ऑफ ऑक्सीजन है, डिमांड ऑफ बाकी न्यूट्रिएंट्स है उसको प्रोवाइड करती हैं। तो इसमें यही बात की हुई है। इसके अलावा हमारे पास जो नर्वस कंट्रोल है सर्कुलेशन में फ्रॉम द सीएनएस वो भी कहीं हद तक रोल प्ले करता है। और इसके अलावा हमारे हार्मोन्स भी कुछ ऐसे होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स वगैरह जो वैसे डायलेट करवाते हैं हमारी वेसल्स को और वेजोकंस्ट्रिक्ट करवाते हैं, जिससे भी हमारा ब्लड फ्लो कंट्रोल हो जाता है। तो ये भी एक किस्म का सबूत है कि हमारा जो बॉडी के ऑर्गन्स का ये जो आपस में सर्किट है या जो हमारे पास ये सिस्टमिक सर्कुलेशन का जो सर्किट है दैट इज़ इन पैरेलल, क्योंकि हर जो टिश्यू की डिमांड है उस जिस टिश्यू को डिमांड है हम उसी की जो है वो सप्लाई बढ़ाएंगे या उसी का ब्लड फ्लो बढ़ाएंगे, उसके साथ बाकी ऑर्गन्स का नहीं बढ़ा देंगे, क्योंकि कार्डियक आउटपुट तो सिर्फ 4 to 7 टाइम्स हायर कर सकते हैं। और अगर हर टिश्यू की ही 20 to 30 टाइम्स नीड बढ़ जाती है तो फिर तो ये इम्पॉसिबल हो जाएगा कि हम सारे जो है उसको सप्लाई कर सकें टिश्यूज़ को। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज नेक्स्ट प्रिंसिपल है दैट इज कार्डियक आउटपुट। व्हाट इज कार्डियक आउटपुट? कार्डियक आउटपुट इज द टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय अ हार्ट इन अ मिनट। 1 मिनट में जो अमाउंट ऑफ ब्लड या टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड हमारा हार्ट पंप करता है उसको हम कार्डियक आउटपुट कहते हैं। और इसकी दूसरी डिफाइन ये भी है कि कार्डियक आउटपुट इज द सम ऑफ ऑल द लोकल टिश्यू ब्लड फ्लोज। ये भी हो सकता है जितना ब्लड फ्लो है हर टिश्यू का जितना ब्लड फ्लो उसको हम ऐड कर लें, सम अप कर लें तो वो कार्डियक आउटपुट निकल आएगी हमारे पास। अच्छा, अब हमारे पास इसमें एक बताया हुआ है कि हमारे पास जो कार्डियक आउटपुट में बताया हुआ है कि जो कार्डियक आउटपुट का कंट्रोल है ना, ये बेसिकली ये होता तो ऑटोमेटोन है। मतलब ये कि कार्डियक आउटपुट को आप इस तरह कंट्रोल नहीं कर सकते कि फर्स्ट करें अगर किसी टिश्यू की डिमांड बढ़ गई है तो हमारा ये होगा कि जी कार्डियक आउटपुट जो है वो हमारे पास 5 लीटर से बढ़ के हमारे पास 6 लीटर पर चली जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता।
जो हार्ट है वो एक ऑटोमेटोन है। कैसे कि जैसे ही हमारे पास ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, हमारे पास आर्टरीज में जो है वो इंक्रीज होता है, तो क्या होता है कि आर्टरीज से कैपिलरीज, कैपिलरीज में वेन्स में जाता है, वेन्स उसको इमिडिएटली रिटर्न कर देती है हमारे हार्ट को। हार्ट से क्या होता है, वो इमिडिएटली हार्ट जो है वो पंप करता है, अपनी फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ा देता है, क्योंकि जो कार्डियक आउटपुट है वो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन और रेट ऑफ कंट्रैक्शन, यानी कि फोर्स क्या है और उसका रेट क्या है, दोनों पे डिपेंड करता है। तो उसको बढ़ा देता है, जिससे हमारे पास आगे जो है वो हमारे पास इस तरह जो है वो ऑटोमेटोन की तरह एक्ट करके जो है ये जो ब्लड का फ्लो है उसको रेगुलेट करता है। और लेकिन इस सब कुछ केसेस में जो है हमारे पास वैसे तो ऑटोमेटोन है। ऑटोमेटोन क्या है कि जो सेल्फ स्टिमुलेटरी होता है, क्योंकि हमारा जो एसए नोड है ना, जो पेस मेकर है बेसिकली हार्ट का, इट इज सेल्फ स्टिमुलेटरी, उसको सेल्फ एक्साइटेटरी, उसको स्टिमुलस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ केसेस में लेकिन कुछ केसेस में ट्रैकीकार्डिया भी होता है, जाहिर सी बात आप जानते हैं। तो वो सिचुएशंस कैसे अराइज हो जाती हैं भाई, क्योंकि कुछ केसेस में हमारे पास जो स्पेशल नर्व सिग्नल्स है वो भी किसी हद तक हमारे हार्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो थर्ड है वो हमारे पास अंडरलाइंग प्रिंसिपल है, दैट इज आर्टीरियल प्रेशर। नाउ व्हाट इज आर्टीरियल प्रेशर? दिस इज द प्रेशर ऑफ ब्लड दैट इज पुशिंग अगेंस्ट द वॉल ऑफ द आर्टरीज। आर्टरीज की जो वॉल के अगेंस्ट, उसकी जो एंडोथीलियम है उसके अगेंस्ट जो ब्लड का ये प्रेशर है, दैट इज कॉल्ड द आर्टीरियल प्रेशर। स्पेसिफिकली अगर हम उसे आर्टरी से रिलेट कर देते हैं। अब आर्टीरियल प्रेशर में इन्होंने यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की हुई है, ये ना वाइवा में बड़ा पूछते हैं टीचर्स के, आर्टीरियल प्रेशर रेगुलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईदर लोकल ब्लड फ्लो और कार्डियक आउटपुट। मतलब जो ये लोकल ब्लड फ्लो है और जो कार्डियक आउटपुट है, आर्टीरियल प्रेशर तो इस पर डिपेंड नहीं करता। अब भाई ये कैसे होगा? कार्डियक आउटपुट बढ़ेगी तो आर्टीरियल प्रेशर तो बढ़ना चाहिए। इसके अलावा अगर हमारे पास लोकल ब्लड फ्लो बढ़ रहा है, टिश्यू की डिमांड बढ़ रही है, तो भी आर्टीरियल प्रेशर तो बढ़ना चाहिए, क्योंकि ब्लड तो पीछे से ज़्यादा प्रेशर के साथ आएगा, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ गई, रेट ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ गई। तो अब ये इसका टेक्निकली सोचा जाए तो जवाब क्या होगा? तो वही जवाब इन्होंने इसमें दिया हुआ है कि बेसिकली जो हमारा आर्टरीज में जो प्रेशर होता है वो अपना उनका अल्लाह ताला की तरफ से एक अपना ऐसा सिस्टम है एक ऐसा अपना नर्वस सिस्टम या ऐसा अपने जो उसके एक सर्कुलेटरी सिस्टम है, उन्होंने ऐसे रिस्पॉन्स वो एलिसिट्स करते हैं और ऐसे नर्वस रिफ्लेक्सेस वो एलिसिट्स करते हैं कि वो अपना रिगार्डलेस ऑफ द रेस्ट ऑफ द बॉडी अपना आर्टीरियल प्रेशर जो है वो खुद रेगुलेट करते हैं। कि इन्होंने इसमें यही बात की हुई है कि हमारे पास circulatory system is provided with an extensive system for controlling the arterial blood pressure. For example, if any time the pressure falls significantly below the normal level of about 100 mmHg, a barrage of nervous reflexes elicits. वो एक रिस्पॉन्स, एक नर्वस रिफ्लेक्सेस एलिसिट्स होते हैं जो हमारे पास ऐसी सर्कुलेटरी चेंजेस लाते हैं जो हमारे पास विद इन अ सेकेंड हमारे आर्टीरियल प्रेशर को टुवर्ड्स नॉर्मल ले आते हैं। अब वो जो इन्होंने बात की है, अ सीरीज ऑफ सर्कुलेटरी चेंजेस, वो है क्या? तो बेसिकली हमारे पास जो नर्वस सिग्नल्स होते हैं ना, हमारे पास बेसिकली दो टर्म की रेगुलेशन हो रही होती है। फर्स्ट वन इज द शॉर्ट टर्म रेगुलेशन एंड सेकंड इज द लॉन्ग टर्म रेगुलेशन। शॉर्ट टर्म रेगुलेशन में हमारे पास जो फोरम से नर्वस रिफ्लेक्सेस एलिसिट्स होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें हमारे पास हार्ट पंपिंग को इंक्रीज कर देंगे, फोर्स ऑफ हार्ट पंपिंग आर्टीरियल प्रेशर को बढ़ाने के लिए ऐसे नर्वस रिफ्लेक्सेस आएंगे, पीछे से नर्वस सिग्नल्स आएंगे जो हमारी हार्ट पंपिंग को रेगुलेट करेंगे। दैट कंट्रैक्शन ऑफ द लार्ज वेनस रिजर्वायर्स, हमारी जो वेन्स होती है ना, मैंने आपको पहले बताया वो रिजर्वायर ऑफ ब्लड होती हैं, उनकी कंट्रैक्शन करवा देंगे। क्या होगा इससे? क्या होगा कि उनमें जो है वो मोर ब्लड जो है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगी, रिजर्वायर होना उसकी जो है वो एक्यूमुलेट या स्टोरेज होना शुरू हो जाएगी। उससे भी क्या हमारे पास, और थर्ड क्या है, हमारे पास जनरलाइज्ड कॉन्स्ट्रिक्शन करवा देंगे। अगर हम अपना आर्टरीज का डायामीटर ही कम करवा देंगे तो उससे क्या है कि उससे ब्लड प्रेशर ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। डायामीटर कम होगा तो प्रेशर तो बढ़ ही जाएगा, क्योंकि उसकी स्पेस कम हो गई ना ब्लड को पास करने के लिए। तो इस तरह ये तो हमारे पास होगी शॉर्ट टर्म रेगुलेशन। इसके अलावा हमारे पास लॉन्ग टर्म रेगुलेशन में किडनी रोल प्ले करती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि लॉन्ग टर्म रेगुलेशन में किडनी रोल प्ले करती है। कैसे? प्रेशर कंट्रोलिंग हार्मोन्स वो सिक्रीट करती है, और उसके अलावा हमारे ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करके, क्योंकि किडनी का तो ब्लड वॉल्यूम में आपको पता है फिल्ट्रेशन के जरिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत मेजर रोल है। तो ये लॉन्ग टर्म रेगुलेशन में आती है। अच्छा, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आज हमने स्टार्ट करना है वो है इंटर रिलेशनशिप्स ऑफ प्रेशर, फ्लो एंड रेजिस्टेंस। ये बहुत आसान टॉपिक है, इसमें सिर्फ मेजरली हम 3 बातें डिस्कस करेंगे, वही आपने याद रखनी है।
अच्छा, अब सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि इसमें हमारे पास जो ब्लड फ्लो है वो हमने थ्रू अ ब्लड वेसल देखना है कि एक ब्लड वेसल के अंदर जो है वो ब्लड फ्लो किन फैक्टर से जो है डिपेंड करता है। तो फर्स्ट फैक्टर पे डिपेंड करता है, दैट इज द प्रेशर डिफरेंस। रिमेंबर द वर्ड इज प्रेशर डिफरेंस, नॉट ओनली प्रेशर। प्रेशर डिफरेंस का मतलब है कि जो वेसल के एक एंड में जो प्रेशर है और वेसल के जो दूसरे कोने पे जो प्रेशर है, दूसरा एंड पे जो प्रेशर है, उस प्रेशर का डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड द प्रेशर डिफरेंस। फर्ज करें कि अगर हमारे पास यहाँ 100 mm Hg है, यहाँ भी प्रेशर, और सेकेंड जो कॉर्नर है एंड है उस पर भी 100 mm Hg है, तो इसका प्रेशर डिफरेंस क्या आएगा? दैट इज P1 माइनस P2, दैट विल बी 0 mm Hg। तो इसके मतलब है कि तो वो आगे बात करती हूँ कि अगर 0 mm Hg होगा, 100 mm Hg होने के बावजूद भी प्रेशर डिफरेंस 0 mm Hg होगा तो क्या होगा। खैर, आगे नेक्स्ट फैक्टर जिसको कंट्रोल करता है वो हमारे पास है वस्कुलर रेजिस्टेंस। अब वस्कुलर रेजिस्टेंस की यहाँ डेफिनेशन दी हुई है, जो डेफिनेशन होती है मैंने वो स्पेसिफिकली हाईलाइट कर दी है आपको। तो वस्कुलर रेजिस्टेंस क्या है कि जो इम्पेडिमेंट यानी स्टॉपेज और ब्लॉकेज या टू द ब्लड फ्लो थ्रू द वेसल के अंदर से जब ब्लड फ्लो कर रहा होता है, उसको जो रुकावटें आती हैं उसको हम क्या कहते हैं? वस्कुलर रेजिस्टेंस। अब इसका अगर हम रिलेट करें ब्लड फ्लो के साथ मैथमेटिकली, तो हमारे पास ओहम्स लॉ के जरिए से एक जो है वो जनरेट होता है फार्मूला, दैट इज कॉल्ड द F इज इक्वल्स टू प्रेशर डिफरेंस ओवर वस्कुलर रेजिस्टेंस। डेल्टा P इज द प्रेशर डिफरेंस। रिमेंबर, अब वही बताया है कि आपने एक बात याद रखनी है कि दिस इज नॉट द एब्सोल्यूट प्रेशर। अब वही एग्जांपल डिस्कस हुई है कि 100 mm Hg है, अगर उसका तो डिफरेंस क्या आएगा? 0। तो 0 डिफरेंस में हमारे पास देयर विल बी नो ब्लड फ्लो। तो ये बड़ी हैरानी की बात है कि 100 mm Hg प्रेशर है, उसके बावजूद भी ब्लड फ्लो नहीं है। तो ये भी आपसे वाइवा में एक टेक्निकल सवाल पूछा जाता है, एक कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछा जा सकता है। वो आपको किसी भी तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं कि भाई प्रेशर 100 mm Hg है तो ब्लड फ्लो करेगा। आप तो कहेंगे ब्लड फ्लो करेगा, नहीं करेगा। आप उससे पहले ये तो पूछेंगे कि प्रेशर डिफरेंस क्या है, सेकंड जो प्रेशर वेसल की सेकंड एंड में प्रेशर क्या, उससे बाद हम जो है ब्लड फ्लो को जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये बताया कि ब्लड फ्लो इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रेशर डिफरेंस, जितना प्रेशर डिफरेंस ज्यादा उतना फ्लो ज्यादा, एंड इज इनवर्सली रिलेटेड टू द रेजिस्टेंस, यानी कि हमें पता है कि रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो हमारे पास जो फोर्स है या ब्लड फ्लो है वो कम हो जाएगा। उसके बाद इन्होंने वो इसी से ड्राइव किया है, फार्मूला ड्राइव किया हुआ है कि ये अगर हम डेल्टा P, अगर हमने इसमें से प्रेशर डिफरेंस फाइंड करना है तो हम फ्लो रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे, रेजिस्टेंस को फाइंड करना है तो हम प्रेशर डिफरेंस ओवर फ्लो ले लेंगे। अब ब्लड फ्लो की डेफिनेशन वही सेम डेफिनेशन यहाँ रिपीट की हुई है, आप लोग पढ़ भी लिएगा तो आप लोग को वही डेफिनेशन नजर आएगी। मैंने बता दी आप लोग की डेफिनेशन। अच्छा, अब इसको जो यूनिट्स हैं वो हमारे पास मिलीलीटर पर सेकंड होते हैं, लीटर्स पर मिनट भी हो सकता है, मिलीलीटर पर मिनट भी हो सकता है। अच्छा, अब ये इसमें बात बताइए कि जो हमारे पास ओवरऑल ब्लड फ्लो होता है, द टोटल सर्कुलेशन ऑफ एन अडल्ट पर्सन में इज अबाउट 500 ml पर मिनट, यानी कि 5 लीटर होता है। तो इसको क्या कहते हैं? कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट इन अ मिनट, दैट इज कॉल्ड द कार्डियक आउटपुट। अब हमारे पास ये ना ब्लू बॉक्स है दिया हुआ है। ये ब्लू बॉक्स इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है क्योंकि ज़्यादातर टीचर्स कहते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है और करवाते भी नहीं है, लेकिन इससे SCQ आया हुआ है, इसकी डिफाइन और इसका प्रिंसिपल पूछा हुआ था, तो हम उस लिहाज से कर लेते हैं, कुछ भी नहीं छोड़, मतलब हम बस थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे, जो मैंने लाइन्स हाईलाइट की हैं इसकी को रीड कर लेंगे बस। तो इसमें क्या है कि हमारे पास जो मेथड्स हैं फॉर मेजरिंग द ब्लड फ्लो उनमें डिस्कस किए हुए होते हैं। कुछ हमारे पास होते हैं मैकेनो इलेक्ट्रिकल फ्लो मीटर होते हैं, कुछ हमारे पास होते हैं मैकेनिकल फ्लो मीटर होते हैं अकेले। तो हमारे पास यहाँ पे जो डिस्कस किए हुए हैं इन्होंने 2 एग्जाम्पल्स डिस्कस किए हुए हैं, दैट इज द मैकेनिको इलेक्ट्रिकल फ्लो मीटर। और इन सब दोनों का बेनिफिट अगर हमसे कोई पूछे कि इसका एडवांटेज क्या है, तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, इससे हमें ब्लड वेसल के आउटसाइड कनेक्ट कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो ब्लड वेसल के आउटसाइड ही कनेक्ट कर देते हैं, हमें ब्लड वेसल्स को जो है वो उसके अंदर कनेक्ट करके ब्लड वेसल को डैमेज नहीं करना पड़ता। ये आपको नजर आ रहा है कि अब जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो ब्लड वेसल के आउटसाइड कनेक्ट किए हुए हैं। अब हम यहीं से पढ़ लेते समझ लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने ना दिखाया है ये वाला, तो आपको फिनोमिना याद होगा भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, दैट यू नो इलेक्ट्रिक के अगर हम एक वायर को बिटवीन द 2 पोल्स ऑफ द मैग्नेट अगर हम मूव करवाते हैं और आगे पीछे या ऊपर नीचे हम मूव करवाते हैं, जो कि परपेंडिकुलर होना चाहिए इस जो लाइन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं, दैट इज फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ पोल, और हमारे पास जो पॉजिटिव टू नेगेटिव हमने वायर यूज़ की है जो वो है वो परपेंडिकुलर है टू द लाइंस ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो हमारे पास क्या होगा, एक इसमें इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट होगा जब हम उसको एक वायर को हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के जो है वो दरमियान में मूव करवाते हैं, तो उससे क्या हमारे पास, और ये हमने उसके साथ वोल्ट मीटर कनेक्ट किया हुआ है।
अच्छा, अब ये उसमें उसके बाद ये इन्होंने एक वैसे एग्जाम्पल के तौर पर मॉडल दिया हुआ है। ये हमारे पास बेसिकली क्या है, ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर की पिक्चर है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर का पिक्चर, इसका प्रिंसिपल ये लिखा हुआ है। प्रिंसिपल हम पढ़ लेते हैं। जनरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल वोल्टेज in electrodes on a blood vessel when the vessel is placed in a strong magnetic field and blood flows through the vessel। तो इसमें बेसिकली दो कंडीशंस डिस्कस हुई हैं कि इलेक्ट्रिकल वोल्टेज कब जनरेट होगी। फर्स्ट, कि हमारे पास जो हमने ब्लड वेसल को प्लेस किया है तो उसके साथ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करना है। सेकंड, हमारे पास जो ब्लड वेसल के अंदर है ब्लड वो फ्लो भी कर रहा हो। ये ना हो कि ब्लड वेसल के अंदर जो ब्लड रुका हुआ हो, ये नहीं, तब आपके पास कोई इलेक्ट्रिकल वोल्टेज जनरेट नहीं होगा। क्योंकि मैंने क्या कहा था, हम अपनी वायर को यहाँ मूव करवाएंगे। सो द मूवमेंट फ्लो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, तब हमारे पास जाके इलेक्ट्रिकल वोल्टेज जनरेट होगी। तो हमारे पास ब्लड फ्लो हो रहा होगा तो इससे उसके करस्पॉन्डिंग जितना ब्लड फ्लो होता है, जितनी स्पीड से ब्लड फ्लो कर रहा होता है, उसी के करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिकल वोल्टेज जनरेट होती है। उसके बाद आप इसको रीड भी कर लेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी। तो इसमें हमारे पास यही बताया हुआ है कि दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो फोर्स जनरेट होती है दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दैट इज मूविंग थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड। ब्लड फ्लो जो मूविंग कर रहा है, और इसको हमने जो भी इलेक्ट्रोड को हमने जो प्लेस करना है वो भी हमने कहा कि परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, वही बात रिपीट की, उसी तरह प्लेस करना है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास है इसकी एक और, आपने डायग्राम में देखा होगा कि जो सी डायग्राम दी हुई है, इसमें हमारे पास ये भी इलेक्ट्रिकल फ्लोमीटर है, मगर ये हमारे पास मॉडर्न इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर है और इसको हम प्रोब भी कहते हैं। मॉडर्न इसको प्रोब कहते हैं यूजुअली। और ये हमारे पास इसमें जो है साउथ पोल इसमें इकट्ठे ही होते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग मैग्नेट भी होता है और इलेक्ट्रोड्स भी होते हैं इसके अंदर। और ये हमारे पास लार्ज आर्टरीज के लिए यूज होता है। और इसका एडवांटेज क्या है, दैट इट कैन रिकॉर्ड द चेंजेस ऑफ फ्लो इन लेस देन 1/100th ऑफ अ सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड के भी 100th पार्ट में ये जो है ब्लड फ्लो मेजर कर लेता है। और ये इसलिए बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है कि हल्की सी भी पल्सटाइल मूवमेंट्स जो हो रही होती हैं हमारे जो ब्लड प्रेशर में जो है वो चेंजेस आ रही होती हैं ब्लड फ्लो में, ये उसको भी कैलकुलेट कर लेता है। उसके बाद हमारे पास इसी तरह इन्होंने जो है डिस्कस किया हुआ अल्ट्रासोनिक डॉपलर फ्लोमीटर। दो इसका भी सेम प्रिंसिपल है दैट एज फॉर दैट, बस ये थोड़ा ये है कि इसमें हमारे पास जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हम मैग्नेटिक फील्ड नहीं यूज़ करें। इसमें हम जो है, मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ एक जो है हम अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये डॉपलर इफेक्ट है। आपने होप सो आप लोगों ने डॉपलर इफेक्ट पढ़ा भी होगा, नाम तो सुना ही होगा एफएससी में। तो डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, बेसिकली डॉपलर इफेक्ट ये होता है कि हम ना अल्ट्रासोनिक जो अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी जो होती है, हम किसी भी एक जो फ्रीक्वेंसी होती है उसकी फ्रीक्वेंसी की हमारे अल्ट्रासाउंड वेव भेजते हैं। अल्ट्रासाउंड वेव भेजते हैं, वो जो ब्लड वेसल में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो उससे जो वेव भेजते हैं, तो वो उससे जो है वो रिफ्लेक्ट होके आती है। जब वो रिफ्लेक्ट होके आती है तो अगर तो ब्लड फ्लो जो है वो क्योंकि अवे जा रहा होता है हमारे जो उस एक जो सोर्स होती है, और वो सोर्स हमारे पास क्या है, एक माइन्यूट सा पाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल यूज करते हैं। एक पाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल जो हमने वेसल के एक साइड पर अटैच किया हुआ है, ये आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, वो हम यूज करते हैं। वो हमारे पास अल्ट्रासाउंड वेव्स जो है वो निकाल रहा होता है, एमिट कर रहा होता है। तो ये क्रिस्टल हम यूज करते हैं। इसमें हमारे पास दिखाया हुआ है कि ट्रांसमिटेड वेव रेड ब्लड सेल से रिफ्लेक्टेड वेव आ रही है। अब जो रिफ्लेक्टेड वेव आएगी उसकी सर्टेनली फ्रीक्वेंसी लो होगी। फ्रीक्वेंसी क्यों लो होगी ये भी आप जानते हैं, क्योंकि जो हमारे पास ब्लड फ्लो हो रहा है वो अवे फ्रॉम द सोर्स है। और इसकी एग्जाम्पल उन्होंने हमें बड़ी अच्छी जो है वो बताई हुई कि आप फर्ज करें कि आप किसी ट्रेन स्टेशन पे खड़े हैं, तो जो ट्रेन जब आपको अप्रोच कर रही होती है तो उसका विसल की जो आवाज़ होती है वो आपको आज जैसे जैसे आपकी तरफ ट्रेन अप्रोच कर रही होती है आपको वो आवाज़ तेज़ होती सुनाई देती है। और लेकिन जैसे ही वो आगे पास कर जाती है और वो आगे से मूव कर जाती है, और जैसे जैसे ट्रेन जो है वो हमसे दूर जाना शुरू होती है तो वही विसल की आवाज़ कम होने लग जाती है। क्यों? फ्रीक्वेंसी अब वो जो हमारे पास कानों में जो आ रही है वो फ्रीक्वेंसी आ रही है, तो वो हमारे पास क्यों कम हो रही है? क्योंकि हमारे पास जो सोर्स है उस चीज़ का वो दूर जा रहा है। तो हमारे पास ब्लड फ्लो भी अवे फ्रॉम द सोर्स होता है, इसलिए हमारे पास लोअर फ्रीक्वेंसी में आती है। तो जो दोनों ट्रांसमिटेड वेव और रिफ्लेक्टेड वेव का जो डिफरेंस होता है उससे हम ब्लड फ्लो कैलकुलेट कर लेते हैं, उससे हमारे पास ब्लड फ्लो कैलकुलेट हो जाता है। और इसमें एक ही बस, बाकी सारा कुछ यही बताया हुआ है। अब एक इन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात बताई हुई है कि एज लॉन्ग एज द डायमीटर ऑफ अ ब्लड वेसल डज नॉट चेंज, changes in the blood flow in the vessel are directly related to the changes in the flow velocity। वही कहा कि जो हमारे पास ब्लड फ्लो में और जो वेसल में जो उसकी चेंजेस आ रही होती हैं, जब तक
एज लॉन्ग एज द डायमीटर ऑफ द ब्लड वेसल डज नॉट चेंज। जब तक हम ब्लड वेसल का डायमीटर चेंज नहीं करेंगे तब तक जो ब्लड की वेलोसिटी है उसमें जो चेंजेस आ रही हैं वो वही होगी जो ब्लड के फ्लो में चेंज होगी, क्योंकि उस वक्त डायमीटर कांस्टेंट है तो वेलोसिटी विल डायरेक्टली डिपेंड ऑन द चेंजेस इन द ब्लड फ्लो। जितनी ब्लड फ्लो में चेंजेस होगी उतना जो हमारे पास वेलोसिटी में चेंजेस होंगी। और ब्लड वेसल डायमीटर क्योंकि इस वक्त कांस्टेंट है तो जब एक फैक्टर कांस्टेंट होता है तो वो दोनों फैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। बस यही इसमें बताया हुआ है। बाकी आप इसको एक दफ़ा रीडिंग देंगे उसके बाद आपको इंशाल्लाह जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही दफ़ा रीडिंग में आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो लैमिनार फ्लो ऑफ ब्लड इन वेसल्स है, जो कि इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और काइंडली चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपके बाकी फेलोज़ को भी पता लगे।